हेलो एंड वेलकम टू सीएस भारत क्लासेस। दो लेक्चर हम कर चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, जहां हमने तीन टॉपिक्स को कवर किया है। बोनस इशू, डीवीआर और स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस को ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब वक्त है एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने का। टॉपिक है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दैट मीन्स आपको इस सोप से रिलेटेड रेगुलेशंस पढ़नी पड़ेंगी। हम स्वेट इक्विटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो रेगुलेशंस को मर्ज करके, दैट मीन्स स्वेट इक्विटी की रेगुलेशंस और शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज बेनिफिट रेगुलेशन 2014 को मर्ज करके क्या किया गया है, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 बनाई गई है। अब स्वेट इक्विटी किसको दिया गया था, स्वेट इक्विटी कैसे किया गया, प्राइसिंग क्या था, क्या अमेंडमेंट है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक किस चीज के ऊपर, इस स्टॉक के ऊपर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब एम्प्लॉयज को क्या दिया जा रहा है, स्टॉक खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। हम ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़कर आए हैं सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में कि कंपनी इसॉप अगर देती है एम्प्लॉयज को, दैट मीन्स उन्हें ऑप्शन दिया जाता है। इस ऑप्शन में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले ऑप्शन को ग्रांट किया जाता है, फिर ऑप्शन का एक वेस्टिंग पीरियड रहता है, फिर वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का एक टाइम पीरियड दिया जाता है। तब जाके एम्प्लॉयज को क्या मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं। यानी ऑप्शन की ग्रांटिंग, ऑप्शन की वेस्टिंग, और जब एक्सरसाइज होता है ऑप्शन तो शेयर अलॉट किए जाते हैं। ये हम कंपनी लॉ में एक बेसिक पढ़ चुके हैं। हम सिक्योरिटी लॉ में इवन ये रेगुलेशन पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं, जहां कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज ये सिक्योरिटी लॉ वाला ही है। तो अगर आपने एग्जीक्यूटिव में ये पढ़ा है तो पूरा का पूरा एज इट इज दिया गया है कि सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, सेम प्रोफेशनल लेवल पे है। सिर्फ एक रिवीजन की तरह आपको एक पढ़ाया जा रहा है कि क्या है ये रेगुलेशन। तो जिन्होंने पुरानी पढ़ी है उनके लिए नई रेगुलेशन है, जिन्होंने नई पढ़ ली है उनके लिए एक रिवीजन है ये क्लासेस कि कैसे आप याद रखेंगे इवन प्रोफेशनल में भी सेम रेगुलेशंस को। तो प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 क्या दिया गया है, सेक्शन सबसे पहले क्या पढ़ाया गया, कंपनी लॉ पढ़ाया गया है आपको, फिर सेबी की रेगुलेशन पढ़ाई गई है। और कंपनी लॉ मैंने आपको बताया सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में दिया गया है कि एक कंपनी ऑफर कर सकती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अपने एम्प्लॉयज को एसआर पास करके। अब अगर आपको याद हो तो क्या है, अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो एसआर पास करना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी की बात करें तो एक एग्जम्पशन दी गई है कि ओआर से काम चल जाएगा। पब्लिक है तो एसआर पास करना पड़ेगा, प्राइवेट है तो ओआर से काम चल जाएगा। ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब एक ऑप्शन दिया जा रहा है किसको, डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को और एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी को। ना सिर्फ कंपनी को बल्कि होल्डिंग और सब्सिडरी को भी दिया जा रहा है। और इफ एनी विच गिव सच डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉयज द बेनिफिट और राइट टू परचेज और टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ ए कंपनी एट ए फ्यूचर डेट बट प्री डिटरमाइंड प्राइस। यानी जब आपको ये ऑप्शन दिया गया होगा, प्राइस तभी तय कर लिया जाएगा, तब आपसे एक ऑप्शन ग्रांट करने की एक टोकन मनी ले ली जाएगी और बचा हुआ पैसा आपसे एक्सरसाइज के टाइम पे मंगवा लिया जाएगा। एम्प्लॉय का मतलब क्या है, फिर से वही सारी चीजें जो आपने स्वेट इक्विटी में पढ़ी थी कि एम्प्लॉय का मतलब क्या है। वहां पे मीनिंग अलग था, यहाँ पे मीनिंग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर और प्रमोटर में एक एडिशनल पॉइंट और है। तो एम्प्लॉय का मतलब क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय। सर सेम है चाहे इंडिया में वर्क कर रहा हो आउटसाइड इंडिया। डायरेक्टर चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो या पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, लेकिन किसको छोड़ के, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के, जबकि स्वेट इक्विटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ रहा था। इसके अलावा एम्प्लॉय सब्सिडरी का और एम्प्लॉय होल्डिंग कंपनी का ये भी यहाँ पे शामिल किया गया है। बट इसमें कौन नहीं आएगा, वो एम्प्लॉय जो प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता है। वहां स्वेट इक्विटी प्रमोटर को दिए जा सकते थे, इसो प्रमोटर को नहीं दिया जा सकता। वो एम्प्लॉय है
जो प्रमोटर है उसे नहीं दिया जा सकता, और वो डायरेक्टर जो ऑलरेडी अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके 10% से ज्यादा होल्ड कर रहा है कंपनी की एग्जिस्टिंग या आउटस्टैंडिंग इक्विटी कैपिटल का, उसे भी ईसोप नहीं दिया जा सकता। तो ईसोप से 2 लोगों को बाहर कर दिया, सॉरी 3 लोगों को बाहर कर दिया, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बाहर कर दिया, और दूसरा वो एम्प्लॉय जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से कनेक्टेड है उसे भी बाहर कर दिया, तीसरा वो डायरेक्टर जो ऑलरेडी अपने रिलेटिव्स के साथ या खुद क्या होल्ड कर रहा है, मोर देन 10% कैपिटल होल्ड कर रहा है, उसे भी बाहर कर दिया। ये लोग क्या है, एलिजिबल नहीं है। अगर स्टार्टअप कंपनी है तो दे सकती है, और स्टार्टअप कंपनी के केस में 10 इयर्स तक है। ये दोनों पॉइंट्स दैट मीन स्टार्टअप कंपनी में एप्लीकेबल है। एक स्टार्टअप कंपनी क्या कर सकती है, स्टार्टअप कंपनी प्रमोटर ग्रुप को भी दे सकती है, स्टार्टअप कंपनी उस डायरेक्टर को भी दे सकती है जो ऑलरेडी 10% से ज्यादा होल्ड कर रहा है। स्टार्टअप के केस में ये दोनों एक्सेप्शन नहीं है या दोनों एक्सक्लूजन नहीं है। स्टार्टअप इनको भी दे सकता है 10 सालों तक एज पर कंपनीज एक्ट। डन। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे कि ये जो आपका इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन 2021 और कंपनीज एक्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट एंटाइटल्ड टू ईसोप। लेकिन ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है प्रियोर टू कंपनीज एक्ट 2013, आईडी क्या थे, एलिजिबल थे। तो अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले, दैट मीन्स कंपनीज एक्ट आने से पहले ईसोप दे दिया गया था और उसका एक्सरसाइज कंपनीज एक्ट आने के बाद हो रहा है, तो क्या वो एलिजिबल है ईसोप के लिए? यस, तब है। दैट मीन्स अगर आपको पहले से कंपनीज एक्ट 2013 से आने से पहले ही आपको क्या दे दिया गया था, ऑप्शन ग्रांट कर दिया गया था, वेस्टिंग हो रखी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप नहीं दे सकते, ये तो पुराने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो एनी ग्रांट ऑलरेडी मेड prior to commencement of provision shall remain valid, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर सकता है। अब एक क्वेश्चन और बनाया गया है कि डिफरेंस क्या है ईसोप में और स्वेट इक्विटी शेयर्स में। तो ईसोप में क्या दिया गया है, एम्प्लॉयज को एक राइट दिया गया है एक्सरसाइज करने का, वो एक्सरसाइज करे ना करे ये उनकी मर्जी है, लेकिन यहाँ एक वेस्टिंग पीरियड रहेगा जिसके बाद ही आपको राइट मिलेगा, जबकि स्वेट इक्विटी शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, अंडर ईसोप एम्प्लॉयज के पास राइट है एक्सरसाइज करने का ऑप्शन और रिसीव करने का शेयर, लेकिन किसके बाद, अपॉन वेस्टिंग ऑफ ए ऑप्शन जो कैन नॉट टेक प्लेस अर्लियर देन 1 ईयर, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 ईयर का रहता है, 1 साल के बाद ही वेस्टिंग होती है फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट। अंडर स्वेट इक्विटी एम्प्लॉयज को इमीडिएट अलॉटमेंट हो जाती है विदाउट एनी वेस्टिंग रिक्वायरमेंट। ईसोप इज ए डेफर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, कंपनसेशन। डेफर मतलब अभी नहीं दिया जा रहा है, आगे फ्यूचर में दिया जाएगा, जबकि स्वेट इक्विटी अभी दिया जा रहा है। प्रोवाइड इमीडिएट एंटाइटलमेंट ऑफ द बेनिफिट एक्सटेंडेड, अभी के अभी बेनिफिट दिया जा रहा है, ना कि फ्यूचर में स्वेट इक्विटी में। डन। अब आपकी रेगुलेशन स्टार्ट हो रही है, ये तो था कंपनीज एक्ट। अब आएंगी रेगुलेशन। कौन सी रेगुलेशन, इतना बड़ा नाम हो गया, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉयर बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, पहले 2014 होता था, अब 2021 आ गया। तो बैकग्राउंड दिया गया है, बैकग्राउंड में कुछ नया नहीं है कि दोनों को मर्ज किया है, मर्ज करने के बाद नई रेगुलेशन आ गई और उसका नाम आपको पता है, एप्लीकेबिलिटी। अब यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे मतलब जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो सिर्फ ईसोप पढ़ते हैं, लेकिन जब हम सेबी की रेगुलेशंस पढ़ते हैं तो हम 5 चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, ईसोप वर्ड बहुत कम यूज किया गया है सिक्योरिटी लॉ में। सिक्योरिटी लॉ में क्या वर्ड यूज किया गया है, ईसोस वर्ड यूज किया गया है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। यही ईसोप है और यही ईसोस है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम सिक्योरिटी लॉ के अकॉर्डिंग, बस इतना सा फर्क है। इसके अलावा 4 स्कीम और हैं, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, जनरल एम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। ये 5 स्कीम है टोटल जो किस में कवर की गई है, सेबी में कवर की गई है। इतना ही नहीं, ये भी लिखा गया कि अगर कोई स्कीम बनाई गई है एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय शेयर सब्सक्राइब करेगा और कंपनी को हो सकता है कुछ पैसा मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कोई स्कीम बनाई गई है जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को शेयर मिलेंगे,
तो उसे भी डीम्ड इसी रेगुलेशन को फुलफिल करना पड़ेगा कि अगर कोई स्कीम ऐसी आती है जिसको सेबी ने अपनी रेगुलेशन में कवर नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए है और उसमें शेयर सब्सक्राइब होंगे, तो उसे पे भी, उस स्कीम पे भी, चाहे उसका कोई नाम नहीं है, उस स्कीम पे भी ये रेगुलेशन अप्लाई है। नीचे यही दिया गया है, कह रहे द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू एनी कंपनी जिसके शेयर्स क्या है, लिस्टेड है, और जो क्या करना चाह रही है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना चाह रही है, या फिर जो एम्प्लॉय स्टॉक शेयर्स इशू करना चाह रही है, और हैज ए स्कीम फॉर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज involving dealing in or subscribing to or purchasing securities of a company directly or indirectly or satisfying any one of the following condition। क्या स्कीम या तो सेटअप करी है कंपनी ने या कंपनी की ग्रुप कंपनी ने, स्कीम को फंडिंग या गारंटी दी है कंपनी ने या ग्रुप कंपनी ने, स्कीम पे कंट्रोल या मैनेज किसका है, कंपनी का या ग्रुप कंपनी का, तो ये माना जाएगा कि वो स्कीम कहीं ना कहीं कंपनी ने चलाई है, क्योंकि कह रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट है एम्प्लॉयज का, और उसके तहत आपको शेयर सब्सक्राइब या परचेज भी करने पड़ेंगे। और इन चारों में से कोई एक पॉइंट है, या तो सेटअप का या फंड का या कंट्रोल का, तो फिर उस केस में हम ये कहेंगे कि इस स्कीम पे भी सेबी की ये रेगुलेशंस अप्लाई है। वैसे तो नाम दिया गया है ऊपर 5, अगर इनमें से किसी में कवर नहीं हो रही है, मतलब आपने कोई नई स्कीम बनाई है जिसके तहत आप किसी तरह से एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे रहे हैं, तो उस पर भी ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगी। नॉन एप्लीकेबिलिटी, प्रेफरेंशियल इशू पे ये एप्लीकेबल नहीं है। द प्रोविजन पर्टेनिंग टू प्रेफरेंशियल इशू शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनी जो इशू कर रही है नए शेयर्स इन कंप्लायंस ऑफ दीज रेगुलेशन। अगर कोई इशू हो रहा है इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो उससे प्रेफरेंशियल इशू वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं है। डन। अब कुछ डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, क्योंकि कंपनीज एक्ट वाली तो पढ़ ली कि एम्प्लॉय में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, लेकिन सेबी वाली डेफिनेशन थोड़ा सा है। क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय एज डेजिग्नेटेड बाय कंपनी, चाहे इंडिया में वर्क कर रहा हो चाहे आउटसाइड इंडिया वर्क कर रहा हो, एक्सेप्ट लिखा है ना कि स्वेट इक्विटी वाला एम्प्लॉय छोड़ के, वो स्वेट इक्विटी वाले एम्प्लॉय अलग है, ये वाला एम्प्लॉय अलग है। पहला सेम है, बोले डायरेक्टर, चाहे फुल टाइम डायरेक्टर हो चाहे ना हो, इंक्लूडिंग एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इज नॉट ए प्रमोटर और मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, लेकिन वो डायरेक्टर जो प्रमोटर नहीं है या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट नहीं है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी एक्सक्लूड कर दिया। एम्प्लॉय ग्रुप कंपनी का या सब्सिडरी का और इस एसोसिएट का भी कर दिया, और होल्डिंग कंपनी का। अभी तक हम सब्सिडरी का बोलते थे, अब कह रहे हैं एसोसिएट का भी होगा। लेकिन कौन सा एम्प्लॉय नहीं है, जो प्रमोटर है या पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर जो आइदर हिमसेल्फ या रिलेटिव के थ्रू होल्ड कर रहा है मोर देन 10%, उस पे उसको क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया एम्प्लॉय की डेफिनेशन से। बार बार सेम तरह की डेफिनेशन आ रही है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहता है कि सेबी में क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, स्वेट इक्विटी में क्या लिखा है, इसोप के लिए क्या लिखा है, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है, फिर आपको अलग अलग स्कीम्स या उससे रिलेटेड चीजें बताई गई। देखो, सबसे आपको ये स्कीम समझनी है, स्कीम्स क्या है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये तो कंपनी लॉ वाली है, आपको ये स्कीम याद ही होगी, कंपनी लॉ वाली स्कीम, ये तो कंपनी लॉ वाली स्कीम है। देखो, सबसे पहली स्कीम क्या है, इसोप या इसोस, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। इसके तहत तो ऑप्शन का क्या होगा, ऑप्शन ग्रांट किया जाएगा, फिर ऑप्शन की यहाँ 1 ईयर का गैप होगा, फिर ऑप्शन की वेस्टिंग हो जाएगी 1 ईयर के बाद, फिर ऑप्शन का एक्सरसाइज होगा, और जैसे ही एक्सरसाइज होंगे अलॉट हो जाएंगे क्या, शेयर। तो ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है किसको, एम्प्लॉयज को, ये डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, इनडायरेक्ट भी दिया जा सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब थ्रू ट्रस्ट,
डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट बाय कंपनी। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया, जिसने ऑप्शन लेना है ले लो और ऑप्शन की मनी दे दो, और जब एक्सरसाइज का टाइम आएगा तो एक्सरसाइज करोगे, कंपनी शेयर अलॉट कर देगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात इनडायरेक्ट में है कि कंपनी जब क्या करती है, कंपनी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, किसके थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू। अब ट्रस्ट के थ्रू का मतलब क्या है, पहले आपको सेटअप करने पड़ेगा ट्रस्ट। ठीक है, आपने क्या किया, ट्रस्ट सेटअप किया। ट्रस्ट सेटअप करने के बाद कंपनी ने मनी दी, यानी बेसिकली मैं ये कह दूं लोन दिया, किसको, ट्रस्ट को। ट्रस्ट ने इस पैसे से शेयर खरीदे। देखो क्या हो रहा है इस केस में, कंपनी क्या करेगी, कंपनी ट्रस्ट को सेटअप करेगी और ट्रस्ट को लोन देगी। ट्रस्ट क्या करेगा, शेयर परचेज करेगा। अब दो जगह से होते हैं, या तो कंपनी से या सेकेंडरी मार्केट से। अब कंपनी से करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो कंपनी ने दे दिया और कंपनी को उसके बदले में क्या दे दिया, पैसा दे दिया, और जब एम्प्लॉई पैसा देगा तो कंपनी का लोन चुकता कर देंगे। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदना है तो यहाँ कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी जब सेकेंडरी मार्केट से शेयर परचेज कर रहा है कौन, ट्रस्ट। तो ये है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज, सॉरी, ऑप्शन प्लान। तो पहला आपको यही दिया गया है, देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या इसोस में क्या है, स्कीम है अंडर विच एक कंपनी, या तो कंपनी ग्रांट करेगी ऑप्शन एम्प्लॉयज को डायरेक्टली, या कंपनी ग्रांट करेगी किसके थ्रू, एक ट्रस्ट के थ्रू। ऑप्शन का मतलब एक ऑप्शन है जो एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है, जिसमें एम्प्लॉयज के पास राइट आएगा परचेज करने का या सब्सक्राइब करने का फ्यूचर डेट पे, क्या, शेयर्स, जो कंपनी या तो डायरेक्टली दे रही है या इनडायरेक्टली थ्रू ट्रस्ट के थ्रू दे रही है एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। ऑप्शन क्या किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा। ग्रांट मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनी इशू कर रही है ऑप्शन, एसएआर शेयर्स और एनी अदर बेनिफिट अंडर एनी ऑफ द स्कीम, यानी जिसके तहत शेयर्स वेयर्स दिए जा रहे हैं उसकी बात की गई है। ऑप्शन ग्रांटी का मतलब क्या है, वो एम्प्लॉय जिसके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है एक्सरसाइज करने के ऑप्शन को, मतलब जिसको ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन ग्रांटी हो गया, जिसको मतलब ऑप्शन जिसने बेसिकली लिया है। अब इसके बदले में वो क्या करेगा, इसके बदले में वो शेयर्स एक्सरसाइज करे, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके शेयर्स ले ना ले ये उसकी मर्जी है। ग्रांट डेट का मतलब क्या है, एक कंपनसेशन कमेटी बनाई जाएगी, तो वो डेट जिसपे कंपनसेशन कमेटी अप्रूव कर देगी ग्रांट। ग्रांट डेट का मतलब क्या है, वो डेट जिसपे कंपनसेशन कमेटी अप्रूव कर देगी ग्रांट। अब रेलिवेंट डेट, ग्रांट के केस में कहें तो डेट ऑफ मीटिंग ऑफ कंपनसेशन कमेटी, और एक्सरसाइज के केस में कहें तो जिस दिन नोटिस ऑफ एक्सरसाइज दिया गया था वो क्या कहलाएगी, रेलिवेंट डेट कहलाएगी, क्योंकि उसी से डेट काउंट होती है कि रेलिवेंट डेट से पहले या रेलिवेंट डेट के बाद। फिर क्या है, वेस्टिंग। वेस्टिंग वो प्रोसेस है जिससे एम्प्लॉय एंटाइटल हो जाएगा रिसीव करने के लिए बेनिफिट ऑफ ग्रांट, यानी अब एक्सरसाइज आते हुए एक्सरसाइज कर पाएगा। वेस्टिंग पीरियड, जिसके दौरान वेस्टिंग टेक्स प्लेस, जिसके दौरान क्या हो रहा था, राइट वेस्ट हो रहा था एम्प्लॉय में, वो वेस्टिंग पीरियड। एक्सरसाइज का मतलब क्या है, अप्लाई करना, मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय एन एम्प्लॉय टू कंपनी या ट्रस्ट फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स और एप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब एप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ कैश को अभी समझेंगे जब हम किसको समझेंगे, एसएआर को समझेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड वो पीरियड जो वेस्टिंग पीरियड के बाद दिया गया है एम्प्लॉय को क्या करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, द राइट टू अप्लाई फॉर शेयर अगेंस्ट द वेस्टेड ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस, वो प्राइस जो एम्प्लॉय को पे करना है एक्सरसाइज करने के लिए ऑप्शन या एसएआर को, उसे क्या बोला गया है, एक्सरसाइज प्राइस बोला गया। ठीक है, अभी पहला समझ में आ गया। अभी एसएआर और बाकी सब चीजें समझेंगे तो जल्दी मत करना।
अब क्या है, चलो SAR समझ लेते हैं। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम में क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी एक ट्रस्ट सेटअप करती है और कंपनी इस ट्रस्ट को क्या दे रही है, कुछ शेयर्स देती है और क्या कहती है, या फिर लोन देती है और कहती है सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीद लो और होल्ड करो फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब एक ट्रस्ट बनाया गया है और उसमें कंपनी ने ही पैसा डाला है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज। कंपनी ने क्या दिया, कंपनी ने एक तरह से SAR ऑप्शन दिया है, किसको, एम्प्लॉयज को, कि जब एम्प्लॉय को जरूरत हो, एम्प्लॉय क्या करे, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे और उसके हिस्से के SAR को एक कैश में कन्वर्ट करके वो बेनिफिट ले सकता है। दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूं, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट को कंपनी ने शेयर्स दिए या उस ट्रस्ट को कहीं से गिफ्ट मिला या उस ट्रस्ट को लोन मिला जिसके बदले में ट्रस्ट ने शेयर्स लिए। अब ट्रस्ट इसे जस्ट होल्ड कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए। एम्प्लॉय को क्या दिया गया है, SAR ऑप्शन, जैसे इस में ऑप्शन दिया जाता है वैसे ही एक ऑप्शन दिया गया है, किसको, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय क्या कर सकता है, एट द टाइम ऑफ नीड उसे एक्सरसाइज करेगा। जब एम्प्लॉय एक्सरसाइज का टाइम पीरियड आएगा, जब एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा तो एम्प्लॉय को क्या दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा, ना कि शेयर। जब हम इसोप कह रहे थे तो इसोप में क्या दिया जा रहा था, इसोप में तो शेयर्स दिए जा रहे थे, यहां आपको शेयर्स की जगह पे क्या दिया जा रहा है, ये यहाँ पे SAR, ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के पास जितने भी शेयर्स हैं जो उसने होल्ड कर रखे हैं फॉर द बेनिफिट एम्प्लॉयज, इन शेयर्स को सेल करके क्या किया जाता है, देखा जाता है कि कितना कैश अवेलेबल है किसके पास, ट्रस्ट के पास, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए। अब या तो कैश सेटल्ड होगा, दैट मीन्स एम्प्लॉय को कैश दे दिया जाएगा जब उसे नीड होगी, या इक्विटी सेटल्ड भी होता है किसी किसी केस में, लेकिन ज्यादातर केस में कैश सेटल्ड होता है। कैश सेटल्ड मतलब जब एक्सरसाइज किया तो आपको कैश दे दिया, जितने आपके शेयर्स बनते थे, जितना आपका बेनिफिट बनता था उतने आपको शेयर्स दे दिए, दैट इज कॉल्ड SAR। तो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट क्या है, ट्रस्ट को शेयर दिए थे एक डेट पे, उस डेट पे मान लो शेयर का प्राइस था 100 रुपए, ठीक है, फिर क्या हुए, होल्ड कर रहा है, तो होल्ड कर रहा है, मान लो बोनस आया बीच में, प्लस मान लो डिविडेंड आया बीच में, मान लो प्लस अदर बेनिफिट कुछ भी आए, और जब एक्सरसाइज करी तो एक्सरसाइज डेट पे क्या देखा, बोले मार्केट प्राइस अलग ही है। वो डेट जिसपे आपको ऑप्शन दिया गया था और वो डेट जब एक्सरसाइज हुई तो मार्केट प्राइस और उस प्राइस में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस आपको दिया जाएगा, ना कि पूरे शेयर्स के पैसे। क्योंकि जो कैश आएगा इससे लोन वापस किया जाएगा, लोन वापस करने के बाद जो बचेगा, जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, उस रिमेनिंग बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि है तो ये ऑप्शन जैसा ही, यहां भी क्या दिया जा रहा है, एक तरह से ऑप्शन ही दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को। ठीक है, यहां भी हो सकता है एम्प्लॉयज से एक अमाउंट लिया जा रहा हो या कुछ भी चीज हो सकती है, बट यहां मैं जो कह रहा हूं वो क्या है, यहाँ डिफरेंस आपको एज ए बेनिफिट दिया जाता है। मतलब जिस डेट को आपको ऑप्शन दिया गया था, यानी SAR जो ऑप्शन आपको दिया गया है इसका प्राइस और मार्केट का जो प्राइस है माइनस SAR प्राइस, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यही बेनिफिट है किसका, जो एम्प्लॉय को दिया जाएगा, यही बेनिफिट है। क्योंकि एम्प्लॉय से यहाँ पे एक तरह से लिया कुछ नहीं जाता है, तो एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, एम्प्लॉय को बैठे बिठाए वो बेनिफिट मिल रहा है जो कंपनी ने उसके लिए सोचा था, जो कंपनी को भी कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही थी ज्यादा ना कुछ, तो इस चीज की बात की गई है। ठीक है, तो ये समझेंगे SAR वाला। देखो,
स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम या एसएआर स्कीम का मतलब क्या है? ऐसी स्कीम जिसके तहत ग्रांट किए जाते हैं एसएआर एम्प्लॉइज को। ऑप्शन की जगह क्या लिख दिया? एसएआर लिख दिया। जहां ईसोप में ऑप्शन दिया जा रहा था, यहाँ एसएआर दिया जा रहा है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। राइट क्या है? राइट का मतलब एक राइट जो एसएआर गारंटी, वहां ऑप्शन गारंटी था, यहाँ एसएआर गारंटी को, और जो एंटाइटल कर रहा है उसे रिसीव एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब डिफरेंस। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? यहाँ पे डिफरेंस है किसके बीच का? मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एसएआर और द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ एसएआर एंड द एसएआर प्राइस। मार्केट प्राइस जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन का, माइनस एसएआर जिस प्राइस पे दिया था, जिस दिन दिया था उस दिन वाला। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, यही तो बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को फ्री का दिया जा रहा है। तो यही कह रहा है, एक राइट जो दिया गया है एसएआर गारंटी को, जो उसे एंटाइटल कर रहा है एप्रिसिएशन रिसीव करने का फॉर ए नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी वेयर सेटलमेंट ऑफ सच एप्रिसिएशन, या तो कैश में किया जाता है सेटलमेंट या शेयर्स की फॉर्म में किया जाता है। अगर इक्विटी की फॉर्म में किया जा रहा है तो उसे इक्विटी सेटल्ड एसएआर बोलते हैं। एसएआर गारंटी का मतलब वो एम्प्लॉय जिसको एसएआर ग्रांट हुआ था। एसएआर का प्राइस का मतलब वो बेस प्राइस जिसपे ग्रांट किया गया है एसएआर, उसे एसएआर प्राइस कहा गया है, यानी गारंट डेट का, जिस दिन ऑप्शन ग्रांट होता है उस दिन का बेसिकली प्राइस। ट्रस्ट का मतलब एक ट्रस्ट जो सेटअप किया गया है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग स्टेशनरी मॉडिफिकेशंस और सब चीजों को इंक्लूड करके। डन। अब आपकी 3 स्कीम और बचती है, ठीक है, उनको और समझेंगे। 3 स्कीम और दी गई है, उनको और समझेंगे क्या क्या स्कीम है। पहली स्कीम आपको, सॉरी तीसरी स्कीम, क्योंकि 2 स्कीम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरी है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। परचेज स्कीम का मतलब क्या है? एक पब्लिक इशू आ रहा है और इस पब्लिक इशू के साथ ही एम्प्लॉयज को भी शेयर्स दिए जा रहे हैं। पब्लिक इशू के साथ एक परचेज स्कीम आ रही है, जहां एम्प्लॉयज को शेयर दिए जा रहे हैं, ठीक है। कंपनी एक पब्लिक इशू लेकर आ रही है और पब्लिक इशू इंक्लूड कर रहा है एक परचेज स्कीम जिसके तहत एम्प्लॉयज को शेयर दिए जा रहे हैं। तो इसे ईएसपीएस बोला है, यानी पब्लिक इशू के साथ साथ। तो अगर पब्लिक इशू का प्राइस इक्वल है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के प्राइस के, तो फिर क्या फायदा हुआ? फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक कैटेगरी बना के एम्प्लॉयज को शेयर दे दिए गए, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जनरली क्या देखा गया है? इशू प्राइस, यानी पब्लिक इशू का जो प्राइस है वो जनरली ज्यादा होता है किससे? एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के प्राइस से। उस वहां एम्प्लॉयज को फायदा हो जाता है कि जहां पब्लिक इशू में प्राइस 100 रुपए है, वहीं इनको 70 रुपए में शेयर मिल जाता है। तो ये इनको फायदा होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में। तो परचेज स्कीम इज नथिंग बट पब्लिक इशू के साथ जुड़ के बस आ गया है। तो कह रहा है ईएसपीएस क्या है? देखो, ईएसपीएस का मतलब एक स्कीम अंडर विच ए कंपनी ऑफर शेयर टू एम्प्लॉयज एज ए पार्ट ऑफ पब्लिक इशू और अदरवाइज या थ्रू ए ट्रस्ट, जहां पे ट्रस्ट क्या करता है? सेकेंडरी एक्विजिशन करता है फॉर द पर्पज ऑफ द स्कीम और शेयर दे देता है किसको? एम्प्लॉयज को। अब जनरल बेनिफिट स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम क्या है? कंपनी ने एक ट्रस्ट खोला, ट्रस्ट में शेयर डाले। अब वहां जो बेनिफिट अराइज हो रहा है वो बेनिफिट एम्प्लॉयज को दिया जाता है किसके तौर पे? जनरल एक्सपेंसेस के लिए। और वो बेनिफिट दिया जाता है एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे। बस इतना सा। देखो मैंने क्या किया, मैं बेसिकली बस इतना सा कह रहा हूँ, दोनों साथ में समझना। जनरल एम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। एक ट्रस्ट सेटअप किया, ठीक है। कंपनी ने इस ट्रस्ट को क्या दिया? लोन दिया, या कंपनी ने इस ट्रस्ट को शेयर दिए। ट्रस्ट क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है शेयर, ठीक है। यहाँ होल्ड करने से ट्रस्ट को क्या मिल रहे हैं? बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बेनिफिट जैसे डिविडेंड मिल रहा है, बेनिफिट जैसे बोनस इशू मिल रहा है, बेनिफिट जैसे बायबैक आया तो बायबैक में शेयर
बेच के फायदा हो गया, मार्केट प्राइस कम पे खरीदे थे, यहाँ फायदा हो गया। अब ये जो बेनिफिट है, इन बेनिफिट्स को क्या किया जाता है, कैश में कन्वर्ट किया जाता है। इन बेनिफिट्स को क्या किया जाता है, कैश में कन्वर्ट किया जाता है। और इस कैश का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, एम्प्लॉयज के जनरल एक्सपेंसेस के लिए। जनरल एक्सपेंस मतलब मेडिकल वेडिकल और ये सब चीजों के लिए, शादी वादी बच्चे की और ये सारी चीजें, या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिया जाता है उसे, रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी के साथ मिला के या अदर चीजों के साथ मिला के। बस ये है जीईबीएस आरबीएस में। ट्रस्ट है, ट्रस्ट के बाद शेयर्स हैं, ट्रस्ट होल्ड कर रहा है, ट्रस्ट को बेनिफिट्स हुए, इन बेनिफिट्स को कैश में कन्वर्ट करके एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं या एम्प्लॉयज के अच्छे के लिए खर्च किए जा रहे हैं। एम्प्लॉय को जरूरत है तो दिए जा रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयज के अच्छे के लिए ही खर्च किए जा रहे हैं। जैसे इस ट्रस्ट ने क्या किया, इस ट्रस्ट ने अपनी कमाई से एक हॉस्पिटल खोला, या ये ट्रस्ट क्या कर रहा है, ट्रस्ट एम्प्लॉयज को फ्री मेडिकल चेकअप वेकअप और ये सारी चीजें करा के देता है। ट्रस्ट कहाँ से पैसे लेकर आया, ट्रस्ट को के पास शेयर्स थे, उन पे जो भी बेनिफिट हुआ, ट्रस्ट ने उस बेनिफिट का यूज किया एम्प्लॉयज के खर्चे पूरे करने के लिए। तो बेसिकली यहां कनेक्टिविटी बैठा दी गई है, ठीक है। एसएआर में ऑप्शन दिया गया था, तो उसकी एक कीमत भी हो सकती है। क्या कह रहा है, एनी स्कीम ऑफ कंपनी फ्रेम्ड इन अकॉर्डिंग विद दीज रूल्स डीलिंग इन शेयर्स। तो ऐसी स्कीम जिसके तहत कंपनी के शेयर्स में डील किया जा रहा है, या शेयर्स ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, या फिर होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में। यहां याद रखना, यहाँ एक कंपनी एक्स्ट्रा है, होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है, उसके शेयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयज वेलफेयर including healthcare benefit, hospital care or benefit in the event of sickness, accident, disability, death or scholarship fund or such other benefit as specified by such a company। और ये ट्रस्ट को का यूज क्या है, ये सारी चीजें दी गई है। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम सेम है, जहां डील किया जा रहा है शेयर्स में या फिर लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में, प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट सब्जेक्ट टू कंप्लाइंस विद द एग्जिस्टिंग रूल्स और रेगुलेशंस, या जो भी अदर लॉ रेलिवेंट टू रिटायरमेंट बेनिफिट इन इंडिया। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको डेफिनेशन दी गई है, ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यही समझ में आएंगी तभी सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब एक्सरसाइज में देखो क्या था, एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी और टू ट्रस्ट फॉर इश्यू ऑफ शेयर और एप्रिसिएशन इन फॉर्म ऑफ कैश। कि जब एक्सरसाइज पीरियड आया एसएआर में भी, तो एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया और डिफरेंस प्राइस मांगा कि जितना मेरे को एप्रिसिएशन हुआ है मेरे को दे दो मेरा एप्रिसिएशन, ताकि मैं उसे अपने लिए यूज कर सकूं। कंपनी क्या करती है, कंपनी दो तरह से स्कीम इंप्लीमेंट करती है। पांचों स्कीम के लिए लिखा है, पांचों स्कीम के लिए लिखा है, इसोप के लिए नहीं लिखा है, ऑल स्कीम्स के लिए लिखा है। तो कंपनी अगर कोई भी स्कीम लेकर आती है तो डायरेक्ट भी इंप्लीमेंट कर सकती है, या इरिवोकेबल ट्रस्ट, ऐसा ट्रस्ट जिसे रिवोक नहीं किया जा सकता, उसके थ्रू कर सकती है। डायरेक्ट रूट क्या है, कंपनी एक कंपनसेशन कमेटी बनाएगी, कंपनी की कंपनसेशन कमेटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करेगी कि कौन सा एम्प्लॉय एलिजिबल है और कौन सा एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है। इशू किए जाएंगे फ्रेश शेयर्स फॉर ईसोप। वेस्टिंग के बाद एम्प्लॉय क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा और कंपनी इशू कर देगी शेयर्स किसको, एम्प्लॉयज को। ये तो सिंपल था कंपनी का रूट। ट्रस्ट रूट क्या है, ट्रस्ट रूट में सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। कंपनी सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाई जाएगी। ट्रस्ट को क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, क्या करने के लिए, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। अब दो चीजें हैं, हो सकता है कंपनी फ्रेश शेयर इशू करे और कंपनी को उसी लोन से क्या कर दिया जाए, पैसा दिया जाए, या फिर सेकेंडरी मार्केट से एक्विजिशन, सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स एक्वायर करने के लिए बोला जाए। ट्रस्ट क्या दे, अब कंपनी ने ऑप्शन दे दिया, जब एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन तो ट्रस्ट शेयर दे देगा किसको, एम्प्लॉय को, और उसके बदले में एक्सरसाइज प्राइस ले लेगा और एक्सरसाइज प्राइस से रीपे किया जाएगा वो कंपनी से लोन जो लिया था। तो डायरेक्ट रूट भी है और इनडायरेक्ट रूट भी है, दोनों का आपको डायग्राम भी दिया गया है। ट्रस्ट रूट का डायग्राम भी है और डायरेक्ट रूट का भी डायग्राम भी है जो ऊपर यूज किया गया है। डन। अब वो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों स्कीम ट्रस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करानी पड़ रही है। देखो सेक्शन 68 क्या कहता है,
कि कंपनी, कोई भी कंपनी अपने ही शेयर को नहीं खरीद सकती एक्सेप्ट 68 के प्रोविजन, दैट इज बायबैक। बायबैक में क्या होता है, एसेट इंड्यूसमेंट हो जाता है, मतलब आपको डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं, वो खत्म हो जाते हैं शेयर। लेकिन कंपनी अगर खरीदना चाहे एम्प्लॉयज के लिए तो सेकेंडरी मार्केट से शेयर नहीं खरीद सकती, खुद का पैसा लगा के खुद ही शेयर खरीद रही है, चाहे एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए हो नहीं। तो कंपनी ने इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट को क्या दिए, पैसे दिए। तो सेक्शन 67 यूज हो गया यहाँ पे। सेक्शन 67 कहता है कि एक कंपनी लोन दे सकती है अपने ही शेयर खरीदने के लिए किसी ट्रस्ट को, जहां पे बेनिफिट किसको होगा, एम्प्लॉयज को होगा। ए कंपनी इज restricted to buy its own share, however it may do so by extending finance loan to a trust to acquire its share for the benefit of employees. Also in case of listed company it is mandatory to implement the scheme through trust as per applicable SEBI regulation. यहाँ तो है कंपनीज एक्ट तो सिंपल कहता है, लेकिन सेबी के केस में ट्रस्ट और ये सारी चीजें ही रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्कीम थ्रू ट्रस्ट, कि एक स्कीम और ट्रस्ट के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। अब आपको जो मेन फोकस करना है, पहले आपको ये स्कीम समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि स्कीम का नाम दिया जाएगा। पेपर में जरूरी नहीं है स्कीम का नाम दिया जाएगा। पेपर में आपको हो सकता है ऐसे ही दे दिया जाए कि एक कंपनी एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए एक स्कीम लाना चाहती है और ये चीजें करना चाहती है, फिर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जनरल एम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, ये सोप है, इसोस है, ये क्या है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ही आपको कंडीशंस भी याद रखनी पड़ेंगी। अभी जब आगे एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो वहां पढ़ोगे हर किसी के लिए अलग अलग चीजें हैं, यानी अगर इसोप है तो अलग सर्कमस्टांस है, वेस्टिंग और ये सारी चीजों का, इस ईएसपीएस है तो अलग है, एसएआर है तो अलग है, रिटायरमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉयज जनरल बेनिफिट ये सेम है, जनरल बेनिफिट वाला सेम है और रिटायरमेंट बेनिफिट कहीं ना कहीं सेम है, बट बाकी तीनों में अलग अलग चीजें हैं जिनको आपको फोकस करना है, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको कुछ चीजें समझनी है। नेक्स्ट क्लास में उतना ही अच्छे से करेंगे बची हुई चीजों को। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।